चलिए, ध्वनि के चैप्टर में कुछ छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं, हम उनको जान लेते हैं, उन पे छोटे छोटे सवाल बन जाते हैं। तो क्या परिभाषाएं हैं और स्रोत के ऊपर उसकी परिभाषाओं को देखते हैं, किस किस तरीके से उनको डिफाइन करते हैं। तो पहले हम देखते हैं तरंगाग्र। ये सेम परिभाषा आपकी फिर वेव ऑप्टिक्स में भी आएगी, तो आप तरंग प्रकाशिकी पढ़ेंगे। तरंगाग्र क्या होता है, जिसे हम कहते हैं वेव फ्रंट, जिसे हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। तरंगाग्र बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए कोई सोर्स है जिसमें से तरंगे निकल रही है, जिसमें से ध्वनि तरंगे निकल रही है, ये तरंगे निकल रही है ना, और ये ध्वनि तरंगे निकल गई। अगर मान लीजिएगा इसकी ये है, ये जो तरंगे निकल रही है, इनसे पास होने वाला एक प्लेन पास किया, और वो जो प्लेन है उसके ऊपर जितने भी बिंदु आएंगे इन सारी तरंगों के, ये दो तरंगे नहीं है, ऐसी ऐसी अनंत तरंगे हैं, ऐसे ऐसे कितनी तरंगे, अनंत। उन तरंगों में से एक प्लेन पास करा, एक जो है समतल पास करा। उस समतल से पास होने पर जितने भी बिंदु हैं, अगर वो सारे के सारे एक ही फेज में हो, एक ही कला में हो, जैसे ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, अगर एक और भी लेना चाहोगे तो एक और ले सकते हैं, ऐसे ये है, तो यहाँ पर एक ही कला में है, ये भी एक ही कला में है, ये भी एक ही कला में है। तो अगर ये एक ही कला में है, ये वाला भी प्लेन ले सकते हो, मान लो यहाँ पे ले लिया एक प्लेन, तो ये एक ही कला में है, ये प्लेन ले सकते हो, ये एक ही कला में, तो ये प्लेन कहलाता है तरंगाग्र। यानी कि आप कह सकते हैं कि तरंगे तरंगाग्र के लंबवत होती हैं, तरंगे ऐसे चलती हैं, तरंगे ऐसे चलती है, मतलब ऊर्जा है चल रही, और तरंगाग्र आप उसके लंबवत तल होता है। तरंगाग्र क्या होता है, उसके लंबवत तल, ऐसे एक तल बना दो, तो ये तल जो होता है, ये तरंगाग्र जो होता है वो इस तरंगों के चलने की दिशा के लंबवत होता है, पहली बात। तो क्या परिभाषा बनी, तरंगों से जब तरंगे निकलते हैं, तरंगों से निकलने में एक ऐसा प्लेन, ऐसा तल जिसमें सभी बिंदु समान कला में हो, जिसमें सभी बिंदु समान कला में हो, वो कहलाता है तरंगाग्र, वो कहलाता है तरंगाग्र, है ना। तो जरूरी नहीं कि भाई ऐसे ही निकल रही हो, मान लीजिए कोई बिंदु स्रोत है, इससे आपके पास ऐसे निकल रही है ना, ये आगे मान लीजिएगा, तो ये जो स्फीयर है, ये कहलाएगा इसका तरंगाग्र। यानी कि सारी जितनी भी इसमें से तरंगे निकलेंगी वो सब क्या होंगी, समान फेज में होंगी, समान कला में होंगी। यहाँ से जितनी भी स्रोत है, ये वाला, ये कोई मान लीजिएगा ध्वनि स्रोत है, स्पीकर है, या फिर लाइट के फॉर्म में है तो बल्ब है ना, तो उससे निकलने वाली तरंगों के ये वाले बिंदु समान कला में है, ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाले बिंदु सारे समान कला में होंगे, आगे भी निकलेंगे। तो यानी कि तरंगाग्र की शेप एक समतल भी हो सकती है, कोई स्फेरिकल प्लेन भी हो, स्फेरिकल शेप भी हो सकती है, स्फेरिकल मतलब गोलीय, सिलिंड्रिकल भी हो सकती है ना, बेलनाकार भी हो सकती है। अगर मान लीजिएगा आपका कोई स्रोत ऐसा है, इस स्रोत से निकलने वाली तरंगे सब जो है ऐसे से निकल रही है ना, तो इधर भी निकल रही, इधर भी निकल रही, इधर भी निकल रही, तो क्या होगा, ये वाला आपके पास एक ऐसा स्रोत हो जाएगा कि यहाँ से निकल रही तरंगे, है ना, इधर भी निकल रही, इधर भी निकल रही, इधर भी निकल रही, तो उन सबको मिलाने वाला एक जो तल हो गया पूरा का पूरा, वो तल कहलाएगा इसका तरंगाग्र। तो सारे के सारे बिंदु समान कला में होने अनिवार्य है, वही कहलाता है तरंगाग्र। तो छोटी सी परिभाषा है, याद रखेंगे, है ना। तो ये तरंगाग्र के बेस पर हम कुछ स्रोतों की तीव्रता का दूरी के साथ रिलेशन निकालते हैं। ओके, चलिए एक बार परिभाषा देख लेते हैं। यहां से हम दोबारा से परिभाषा देख लेते हैं कि उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ जो समान कला में कंपन करते हैं, तरंगाग्र कहलाता है, या वो तल, या वह तल जिसमें सभी बिंदु समान कला में कंपन कर रहे हो, तरंगाग्र कहलाता है। तो ये तरंगाग्र आपका कैसा हो सकता है कि समतल भी हो सकता है एक, है ना, समतल प्लेन भी हो सकता है ना, और ये क्या गोलीय भी हो सकता है, और ये क्या सिलिंड्रिकल या फिर यह है बेलनाकार भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि स्रोत कैसा है। तो ये स्रोत कैसा है भाई, ये है बिंदु स्रोत, बिंदु स्रोत, इसकी तीव्रता कुछ भी है आई। ये कैसा स्रोत है, ये वाला स्रोत कैसा है, देखो बिंदु स्रोत मतलब एक स्पीकर, एक बल्ब हो सकता है लाइट के केस में, स्पीकर हो सकता है साउंड के केस में। अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो ये एक लाइट के केस में एक ट्यूबलाइट हो सकती है, या फिर एक लंबा स्पीकर हो सकता है। ठीक है, तो ये बेलनाकार हो गया, है ना। लेकिन जब ये स्रोत बहुत दूर हो, जब ये स्रोत बहुत दूर रखे हों, तो वहां से जब हमारे पास लाइट या साउंड आ रही होगी,
तो इनका जो प्लेन हो जाएगा वो इतना बड़ा हो जाएगा कि इतना बड़ा प्लेन हमारे लिए एक समतल दिखाई देगा। सोचो अगर ये बिंदु स्रोत 1 किलोमीटर दूर रखा तो उससे इतना बड़ा गोलीय स्रोत बनेगा कि हमारे लिए वो कैसा दिखेगा, प्लेन, समतल। तो यानी कि समतल कब बनेगा, जब स्रोत कहां रखा हो, अनंत पर, अनंत पर है तो उस समय समतल बनता है। यानी कि हमें थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, भाई कितने तरह के स्रोत हुए, बिंदु स्रोत, गोलीय स्रोत और समतल स्रोत। समतल वाले के लिए ये कैसा होता है, एक बिंदु स्रोत, एक स्पीकर मान लो, इससे जो ध्वनि निकलेगी, जो ध्वनि निकलेगी वो चारों तरफ एक गोलीय तरंगाग्र की फॉर्म में फैल जाएगी। ये गोलीय तरंगाग्र है, ये सब क्या है, गोलीय तरंगाग्र, अनंत होंगे, है ना। तो इससे ये तरंगे निकल रही, मान लीजिएगा ये तरंगे निकल रही, इससे तरंगे निकल रही, मान लीजिएगा ये निकल रही है ना। तो ये सब क्या तरंगे कैसी हैं, ये सब समान कलामे वाले तल हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, गोलीय तल, है ना। तो ये क्या है, वेव फ्रंट है, इसको बोलेंगे तरंगाग्र, तरंगाग्र। तो इसको वेव फ्रंट्स बोलते हैं। तो इसका मतलब बिंदु स्रोत ये वाला अपना कैसा है, पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स। तो इससे कितनी भी दूरी r पर अगर मुझे कोई भी तीव्रता चाहिए I, तो ये इसकी पावर कितनी है, p वाट है। तो तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई एरिया। एरिया क्या होता है भाई, p बाई 4πr² होगा अगर गोलीय है तो, चारों तरफ गोले पे फैल गई सारी तीव्रता। तो एक चारों 4πr² में कितनी पावर, p, तो यूनिट एरिया में कितनी, p बाई r², इतनी तो होती है वाट पर मीटर स्क्वायर, इतनी तो होती है वाट पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि मैंने बताया सारा खेल तीव्रता का ही है। किसी स्रोत से अगर मैं यहाँ पे कान लगा के सुनूंगा अपने, तो कान लगा के सुनने पर मुझे यहाँ पर ये तीव्रता सुनाई देगी, मैं उतने एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितनी ऊर्जा मेरे अंदर जा रही, कितनी पावर जा रही, प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा जा रही, वो निकाल सकता हूँ, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इसमें जो तीव्रता होती है वो समानुपाती होती है 1/r² के, 1/r² के। यानी कि I1/I2 बराबर होती है कितनी, R2/R1 का होल स्क्वायर। यानी कि जितनी दूर जाएंगे, जितनी दूर जाएंगे तीव्रता उतनी कम हो जाएगी। यस, जब हम बहुत दूर होते हैं साउंड सोर्स से तो हमें साउंड की इंटेंसिटी बहुत कम सुनाई देती, पास में तो लगता बड़ी तेज आ रही है, तो दूरी के साथ साथ उसकी ताकत घटने लगती है, तीव्रता मतलब उसने लगती है हमें, मान लो प्रति यूनिट एरिया के हिसाब से हम इसको निकालते हैं। और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो स्क्वायर के हिसाब से घटती है। तो बिंदु स्रोत के लिए तीव्रता का रिलेशन ये याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेंड्रिकल के लिए। अगर सिलेंड्रिकल सोर्स है, मान लीजिएगा स्पीकर ही है ये, और लाइट के केस में ये एक ट्यूबलाइट मान सकते हैं, तो इससे आप कह सकते हैं कि भाई चारों तरफ हमारे पास इस तरह का एक समतल आया जिसे हम कैसा बोलेंगे, गोलीय तरंगाग्र, सॉरी समतल का सिलिंड्रिकल या फिर अपना सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बोलेंगे, या फिर जो है बेलनाकार तरंगाग्र बोलेंगे। तो हमारे पास ये आ गया r दूरी पर। तो इसकी इंटेंसिटी अगर मुझे निकालनी यहाँ पर, तो पावर अपॉन एरिया ही हुई। तो पावर तो p, इसकी मान लो इसकी पावर क्या है, p वाट का सोर्स है, तो इससे p वाट का सोर्स है, तो इसकी तो कितने एरिया में फैल गई, 2πr(h) होती है, 2πr(h), चलो h ही लिख लो चाहे तो, 2πr(h). तो I समानुपाती हो गई 1/r की। यानी कि सिलिंड्रिकल सोर्स से, सिलिंड्रिकल या बेलनाकार सोर्स से तीव्रता का रिलेशन क्या लिखना है, I1/I2 बराबर R2/R1, ये आपको याद रखना है, ठीक। और अगर ये स्रोत कहाँ हो, इन्फिनिटी पर हो। सोचो अगर ये स्रोत कहाँ हो, इन्फिनिटी पर, मतलब अगर मैं स्रोत को बहुत दूर कर दूं तो क्या गोला बहुत बड़ा बनेगा, इतना बड़ा गोला बनेगा जैसे हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन फिर भी सब कुछ कैसा दिखता है, समतल दिखता है। तो ऐसे इतनी बड़े बनेंगे गोला भी, और ये सिलेंडर भी इतना बड़ा बनेगा कि हमें लगेगा कि हमारे पास जो तरंगाग्र आ रहे हैं, जो तरंगाग्र आ रहे हैं वो कैसे हैं, समतल हैं। यानी कि अगर स्रोत इन्फिनिटी पर हो तो कैसे तरंगाग्र बनते हैं, समतल तरंगाग्र बनते हैं, है ना। यदि स्रोत अनंत पर है तो समतल तरंगाग्र बनते हैं, तरंगाग्र बनते हैं, ठीक है। और समतल तरंगाग्र जब बनेगा अनंत सारी, जब तो हम चाहे यहां खड़े हो तब भी अनंत दूरी है,
चाहे थोड़ा इधर हो जाओ तब भी अनंत दूरी है, और चाहे और थोड़ा इधर हो जाओ तब भी अनंत दूरी है। यानी कि हमारे पास या दूर होने से अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब हम पहले ही इतनी दूर है अनंत पर, अनंत में कुछ भी जोड़ो दूरी, कुछ भी कम करो तो तब भी अनंत दूरी पर है, यानी कि दूरी से फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि जितनी तीव्रता की साउंड सुनाई दे रही थी उतनी तीव्रता की ही साउंड सुनाई देगी जब हम बहुत दूर खड़े रहते हैं। फिर इतना फर्क नहीं पड़ता है उस पर कि क्या उसमें अनंत पर खड़े हैं, तो फिर उस पर फर्क नहीं पड़ेगा कि दूरी के साथ साथ तीव्रता में कोई चेंज आ रहा है। आपको लगेगा कि भाई तीव्रता में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि इसका मतलब समतल ये आई जो होती है वो कांस्टेंट होती है। आई क्या होती है? कांस्टेंट होती है, नियत रहती है, याद रखेंगे। तो इसका मतलब और बढ़िया होगा, नियत तीव्रता मिलती रहेगी इसको, है ना। तो आई कांस्टेंट रहेगी, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ दूरी से निर्भर या दूरी पर निर्भर नहीं करती, दूरी पर निर्भर नहीं करती। तो तीन चीज पढ़ी, आई प्रोपोर्शनल टू 1/r², आई प्रोपोर्शनल टू 1/r और आई नियत। तीन चीजों की ये सारी कहानी हम वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ेंगे आगे, याद रख लेने में कोई बुराई नहीं है। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दूरी के साथ साथ तीव्रता की गणना के सवाल आते हैं, है ना। तो वो हम उसमें आगे भी इसके सवालों को भी देखेंगे अभी, है ना। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आपसे भी बोल देता हूं कि जैसे मान लीजिएगा आपने क्या पढ़ा है, पहला क्या पढ़ा है, आई प्रोपोर्शनल टू 1/r², बिंदु स्रोत के लिए, बिंदु के लिए। तो आई प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, या आई प्रोपोर्शनल टू एस नोट के स्क्वायर के बोल सकते हैं, या आई प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी नोट के स्क्वायर के भी बोल सकते हैं। ये तो पता ही है। तो मैं कह सकता हूं यहां से कि डेल्टा पी नोट स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r², या डेल्टा पी नोट प्रोपोर्शनल टू 1/r। यानी कि इसको मैं कांस्टेंट लिख दूं, अगर k/r लिख दूं डेल्टा पी, तो क्या मैं डेल्टा पी की इक्वेशन को ये भी लिख सकता था, डेल्टा पी नोट कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या मुझे यहाँ पे डेल्टा पी की जगह ये भी लिखा जा सकता है कोई कांस्टेंट अपॉन आर कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स? यस, लिख सकता हूँ। दूरी की फॉर्म में प्रेशर कैसे बदल रहा है ऐसे निकल जाएगा, किसी टाइम पर कितना प्रेशर है दूरी के साथ वो भी निकल सकता है ना। अच्छा, ये तो हमारा किसके लिए, पॉइंट सोर्स के लिए लिखा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके लिए डेल्टा पी का पी नोट का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो डेल्टा पी नोट प्रोपोर्शनल टू 1/√r, यानी कि डेल्टा पी नोट कितना आ जाएगा, कोई कांस्टेंट बटे आर रूट आर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी समीकरण, डेल्टा पी बराबर के बटे रूट आर कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो जो दाब की तरंग समीकरण है उसमें बस k/√r आ जाएगा, इसके हिसाब से बदलेगा। अच्छा, इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि आई क्या है, कांस्टेंट है। तो डेल्टा पी नोट भी क्या होगा, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होगा, के भी कांस्टेंट रहेगा, तो इसकी समीकरण सेम रहेगी। तो इसकी समीकरण अपनी वही रहेगी, डेल्टा पी नोट ही, है ना। तो ये डिस्टेंस के साथ साथ नहीं बदलेगी। अगर इस वाले स्रोत की बात कर रहे हैं तो कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। चलिए, ध्वनि के कुछ गुण हैं जिनको हमें याद रखना है। उन गुणों के ऊपर कभी कभी छोटे छोटे से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे क्या क्या गुण है, तारत्व क्या होता है, पिच क्या होती है, मतलब तारत्व मतलब पिच क्या होती है, लाउडनेस यानी कि प्रबलता ध्वनि की, और दूसरा होता है क्वालिटी, ध्वनि की ध्वनि की जो गुण है वो क्या है उसका, ठीक है, इसका क्वालिटी क्या है, टिम्बर बोलते हैं उसको, है ना। अब पहले अगर पिच की बात करें, पिच क्या होती है कि जैसे मान लीजिएगा कोई आदमी बहुत तेज बोलता है, कोई बहुत धीरे बोलता है, कोई बहुत अलग अलग बोलता है। जैसे भैंस अलग से बोलती है, आदमी अलग से बोलता है, औरत अलग से बोलता है, सबकी आवृत्ति अलग अलग होती है। तो आवृत्ति जितनी ज़्यादा होती है किसी के बोलने में, उसका मतलब उसकी पिच उतनी ज़्यादा है बोलने की, है ना। पिच का मतलब आवृत्ति से है, आवृत्ति ज़्यादा मतलब पिच ज़्यादा, और आवृत्ति को हम जानते हैं क्या होता है, यानी कि आवृत्ति का मतलब पिच से है, तो पिच ज़्यादा कम होने का मतलब है आवृत्ति का कम ज़्यादा होना। और जैसे हम बोलते हैं कि भैंस की जो पिच होती है सबसे ज़्यादा होती है, आदमी की पिच उससे कम, और औरत की पिच उससे भी कम होती है। ओके, उल्टा तो नहीं कर दिया, सॉरी, दोबारा से करेंगे, ये वाला दोबारा से करेंगे, उल्टा कर दिया मैंने, ये उल्टा कर दिया भाई।
दोबारा से करेंगे सब कुछ इसका। चलिए ध्वनि के गुणों की बात करते हैं। ध्वनि के गुण कौन कौन से होते हैं? ध्वनि का गुण होता है पिच, जिसे हम बोलते हैं तारत्व। दूसरा होता है क्वालिटी या टिम्बर। तीसरा होता है लाउडनेस, प्रबलता जिसे हम बोलते हैं। और एक होता है तीव्रता। तीव्रता से हम पहले से ही परिचित हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तारत्व की। तारत्व का मतलब हो गया है पिच, और पिच का सीधा सा संबंध होता है आवृत्ति से। जिसकी आवृत्ति ज्यादा मतलब उसकी पिच ज्यादा, जिसकी आवृत्ति कम मतलब उसकी पिच कम। तो आवृत्ति से हमें मतलब है पिच का, इनके और आवृत्ति से हम ऑलरेडी फैमिलियर है। इसका मतलब ये हुआ कि आवृत्ति पर निर्भर करता है, साथ साथ आवृत्ति अधिक है तो मतलब पिच अधिक है, आवृत्ति कम तो मतलब पिच कम है। सिंपल सी बात हो गई। तो आवृत्ति किसकी ज्यादा होती है? औरत की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है फीमेल्स की, है ना। तो औरत या फीमेल की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। अगर आदमी में कंपेयर करें तो आदमी को उससे कम होती है, और भैंस है तो उसकी कम होती है। तो हर इंसान की अलग अलग आवृत्ति होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, यानी कि इसकी पिच ज्यादा है, इसकी पिच इससे कम, इसकी पिच सबसे कम, है ना। ये फीमेल की है, ये मेल की है, और ये भैंस की है, बुफेलो की है ना। इसकी पिच सबसे ज्यादा, इसकी पिच उससे कम, इसकी पिच उससे कम हो गई। तो तारत्व का मतलब तो ये हो गया। इसके ऊपर कोई खास सवाल नहीं पूछे जाते, नहीं बनते हैं। अगर बात करते हैं प्रबलता, लाउडनेस एंड तीव्रता की। तीव्रता से तो हम ऑलरेडी परिचित है। लाउडनेस, लाउडनेस का मतलब होता है कितनी तेज बोल रहे। एक ही आदमी मैं हूं, मैं धीरे धीरे भी बोल सकता हूँ, तेज ही बोल सकता हूँ, मैं और तेज बोल सकता हूँ। मैंने क्या किया? मेरी आवृत्ति तो समान है, मेरी आवृत्ति तो समान है। जिस आवृत्ति से मैं बोल रहा हूं मैं उस आवृत्ति से बोल रहा हूं, लेकिन मेरी आवृत्ति फिक्स रहते हुए मेरी आवाज फिर भी कम ज्यादा हो रही। तो क्या कम ज्यादा कर रहा हूं मैं? आयाम। तो मैं अपनी ध्वनि तरंगों का आयाम कम ज्यादा कर रहा हूं। और आयाम किसके प्रोपोर्शनल होता है? आयाम का स्क्वायर तीव्रता के समानुपाती होता है। इसका मतलब तीव्रता का ही रिलेशन किससे है? प्रबलता से है, लाउडनेस से है। यानी कि आप कह सकते हैं, इसमें कह सकते हैं कि इसका सीधा सीधा संबंध किससे है? आयाम से है। आयाम ज्यादा तो लाउडनेस ज्यादा। लाउडनेस, लाउडनेस मतलब प्रबलता, जिसे हम बोलते हैं साउंड लेवल, ध्वनि स्तर। ध्वनि स्तर, साउंड लेवल मतलब ध्वनि स्तर, है ना। तो आयाम हो गया, साउंड लेवल हो गया। तो साउंड लेवल जो होता है बेसिकली, चूंकि हम कहते हैं कि इंटेंसिटी किसके समानुपाती होती है? स्क्वायर के। ये किसके समानुपाती होती है? साउंड लेवल एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। सॉरी, तीव्रता साउंड लेवल के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को। ज्यादा ज्यादा एम्पलीट्यूड मतलब ज्यादा तीव्रता, ज्यादा तीव्रता मतलब लाउडनेस या प्रबलता ज्यादा। प्रबलता ज्यादा मतलब साउंड लेवल ज्यादा। यानी कि साउंड लेवल तीव्रता के साथ साथ ही बदलेगा, साउंड लेवल तीव्रता के साथ साथ ही बदलेगा। तो हमारे लिए जो साउंड लेवल है वो तीव्रता कितनी है? जो सबसे कम है, मिनिमम जो हम सुन सकते हैं, मिनिमम सुनने योग्य, वो है 10 की पावर -12, जिसे हम बोलते हैं आई नोट। रेफरेंस बोल सकते हैं, रेफरेंस या मानक या निर्देश, है ना। जो हमारे निर्देश है 10 की पावर वाट पर मीटर स्क्वायर। इससे कम आवर्त तीव्रता को हम नहीं सुन सकते। ये सबसे कम तीव्रता है जहां पर हमें सन्नाटा सुनाई देने लगेगा, उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं सुनेगा। इसके ऊपर होगा तो सुनना शुरू हो जाएगा। तो ये तीव्रता सबसे कम वाली है, याद रख लेंगे इसको। बिल्कुल आई नोट नाम दे दिया मैंने। तीव्रता सबसे कम है जो हमें सुनाई देती है ना। यानी कि इतने साउंड लेवल पर हमें कुछ भी सुनने वाला नहीं है, इससे कम तो सुनेगा ही नहीं बिल्कुल भी, है ना। और मैक्सिमम कितनी होती है? जिससे हमारे कानों में दर्द होने लगेगा, उसके बाद हम नहीं सुन पाएंगे। मैक्सिमम सुनने योग्य ध्वनि वो कितनी होती है बेटे? वो होती है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, है ना। लेकिन हमारे जो एक साइंटिस्ट हुए एजी बेल, उन्होंने कहा अभी जो साउंड की इंटेंसिटी है ना, वो हमारे कानों में जो है वो इस स्केल पर नहीं आती, किसी स्केल पर आती है। फिर एक होता है डेसिबल यूनिट, साउंड की यूनिट होती है डेसिबल यूनिट। उसने बोला कि डेसिबल यूनिट में आती है हमारी वो, जिसे हम बोलते हैं लॉगरिथमिक स्केल। ये याद रखना है, मैं आपको बता रहा हूं कि क्या फॉर्मूला है, क्या मतलब है डेसिबल का। जब भी कोई संख्या को किस में निकालते हैं? डेसिबल में निकालते हैं, तो उसका मतलब उसको 10 लॉगरिथम के साथ निकाल सकते हैं, 10 लॉग। देखो एक्चुअल में साउंड लेवल का मतलब हो गया, साउंड लेवल कितना है कहीं पर भी वो होता है I/I0। रियलिटी में तो ये हो गया साउंड लेवल, ऐसा लिख दिया मैंने, ध्वनि का स्तर।
ध्वनि का स्तर रेफरेंस के सापेक्ष कितनी गुना है, रेफरेंस के सापेक्ष कितनी गुना स्तर है। सोचो अगर मैं 1/10 की घात -12 करूंगा तो 10 की घात 12 आएगा, 10 की घात 12 आएगा। तो रियलिटी में ये 10 की घात 12 नहीं सेंस करता। हमारा जो कानों का सिस्टम है वो 10 की घात 12 की जगह दूसरा स्केल सेंस करता है प्रैक्टिकली। वो जो सेंस करता है प्रैक्टिकली उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रैक्टिकली हो रहा है ऐसा। तो उसको ही हमें याद रखना, वो स्केल क्या बनाया गया वो समझे। तो किसमें, डेसिबल स्केल में। तो डेसिबल स्केल में निकालते हैं, डेसिबल स्केल, डेसिबल पैमाना क्या है, कोई भी चीज है, मान लीजिएगा x है, अगर मैं इसको 10 log base 10 कर दूंगा ना तो ये मैं कहूंगा कि ये जो आंसर आया मेरे पास ये कहलाएगा डीबी में, इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, डेसिबल। कोई भी नंबर को यहां लिख दो 10 log base 10 पे तो बन जाती है डेसिबल। तो उससे क्या होगा, 10 की घात इतनी बड़ी बड़ी हैंडल करने की जरूरत नहीं है, कुछ नंबर्स आ जाएंगे 100 200 10 20 30 60 ऐसे फिर बताएंगे भी 60 की यूनिट है, 60 डेसिबल 100 डेसिबल 20 डेसिबल। तो अधिकतम तो हम इतनी और मिनिमम तो इतनी और अधिकतम इतनी तीव्रता सुन सकते हैं। अब इसको डेसिबल में कन्वर्ट करना है मान लो, लेकिन किसके साथ, साउंड लेवल के साथ साथ। तो इसके लिए अगर मैं से बोले साउंड लेवल इन डेसिबल इन डीबी तो क्या लिखूंगा, 10 log I/I0। और I0 क्या है, ये है, तो ये आ गया। अच्छा अगर मेरे से मतलब ये फॉर्मूला बन गया साउंड लेवल का, साउंड लेवल का फॉर्मूला ये बन गया। इस पे मैं सवाल भी करवाऊंगा, कुछ सवाल भी आएंगे और इन सवालों को हम देखेंगे अभी। लेकिन पहले देखो अगर मैं उसकी बात करूं साउंड लेवल मिनिमम तो क्या लिखेंगे, 10 log I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I = I0 रख देंगे, I0/I0। जब मिनिमम तीव्रता आएगी तो इससे कटेगा log 1 आएगा, log 1 कितना होता है, 0। तो मिनिमम साउंड लेवल इस पे 0 आता है, न्यूनतम साउंड लेवल 0 होता है। इसके ऊपर ही सुन पाएंगे, इससे पहले साउंड का स्तर कुछ भी नहीं सुनाई देगा। तो इसलिए हमने इसको साउंड स्केल में करा क्योंकि इससे हमारा आंसर बिल्कुल सही बैठ जाएगा, है ना। तो हम 0 से रेफरेंस मान लेंगे कि भाई 0 साउंड लेवल का मतलब है इतनी इंटेंसिटी की साउंड, और उससे जरा सी ऊपर होती सुनेगी, जरा सी नीचे होती ही बिल्कुल 0 हो जाएगी, या बिल्कुल इस पर भी 0 हो जाएगी। अच्छा अगर साउंड लेवल मैक्सिमम की बात करें तो 10 log जो हमें सुनने लायक है ना, ध्वनि मानव कान के लिए, मानव कान के लिए, ये मानव कान के लिए है भाई, है ना। मानव कान में से तो ध्वनि का लेवल और भी होता है। तो ये मानव कान के लिए आई की वैल्यू कितनी है, 1। आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 Watt/m²। किसके लिए, मानव के लिए, है ना। और नीचे कितनी, 10 की पावर -12। तो 10 log 10 की घात 12 हो जाएगा ऊपर जा करके, 12 यहाँ जाएगा। आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, log m की घात n बराबर होता है n log m, ये पढ़ा होगा। तो ये 12 यहाँ जाएगा, तो 10 12 हो जाएगा 120 log 10 और 10, ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, log बेस a और बेस a, इसकी वैल्यू होती है 1। जो भी यहाँ जब सेम होता है तो ये 1 हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये आ गया 120 dB, 120 dB। तो यानी कि अधिकतम साउंड कितना सुन सकता है मानव कान, 120 dB के बाद वो नॉइज हो जाता है। 120 dB बहुत हाई साउंड हो जाती है ना। और 0 dB कितनी है, जो जिसके बाद हमें सुनाई देगा। 0 और 120 का एवरेज ले लो 60 dB। तो नॉर्मली हमारे कान ऑन एवरेज 60 dB को अच्छे से सुन सकते हैं बिना किसी कानों में दर्द हुए। इस पे तो कानों में दर्द होने लगेगा, पूरा फट जाएंगे कानों के, इसको ऊपर आएगा तो उड़ जाएगा कान, समझ लो। इसके ऊपर की साउंड आ जाएगी तो कान उड़ने के चांस है पूरे। लेकिन नॉर्मल साउंड कितनी लेंगे, 60 dB के आसपास ले लो, या 60 dB को नॉर्मल साउंड मान लो ह्यूमन ईयर के लिए। इससे कम भी आसानी से सुन सकते हैं, 60 dB से कम भी सुन सकते हैं, 60 dB से ऊपर भी सुन सकते हैं। लेकिन 60 dB से ऊपर जाते जाते हमारे कानों में दर्द होने लगेगा तो हम उसको बोलेंगे कि वो नॉइज होने लगेगा हमारे लिए। जब हमारे कान परेशान हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे तो नॉइज है ना। 80-90 पे तो हमारे लिए नॉइज होने लगेगी साउंड, और 120 पे तो फटने लगेंगे, बहुत जबरदस्त दर्द होएगा कानों में, है ना। तो 0 से 120 के बीच में बहुत सारे लेवल होते हैं। जब हम बोलते हैं भाई ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण कितने dB, 100 dB, 20 dB, 120 dB, 130 dB, या इतना ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, 80 dB हो रहा है, 70 dB हो रहा है, तो वो उसका मतलब इसी यूनिट से होता है। तो ये dB का मतलब हम यहाँ सीख रहे हैं, है ना। तो साउंड लेवल बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, ध्वनि स्तर, ध्वनि
स्तर भी कह सकते हैं, साउंड लेवल या ध्वनि स्तर बोल सकते हैं। तो हमारे लिए फॉर्मूला काम आने वाला है ये वाला, इस पे सवाल बनेंगे, इस पे सवाल बनेंगे, ठीक है। ये तो साउंड स्तर हो गया हमारे पास। रेफरेंस हमें याद करना है कि भाई सबसे कम तीव्रता ये है जो हम सुन सकते हैं, सबसे अधिक तीव्रता 1 वाट पर मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब तीव्रता की वैल्यू उसके बीच में ही देगा हमें जो सुनाई देती है। तो बाकी हम बात करते हैं अब कि भाई साउंड लेवल तो समझ में आ गया, इसके ऊपर सवाल कैसे करेंगे। एक होता है रिलेटिव साउंड लेवल। चलिए, एक होता है रिलेटिव साउंड लेवल क्या होगा। अच्छा, इसकी यूनिट तो हम क्या दे देंगे, डीबी दे देंगे, क्योंकि जब भी 10 लोग पे कोई भी लोग के साथ लेंगे इसको बोलते हैं लघु गुणक। इसको क्या बोलते हैं, लघु गुणक। इस चीजों का आप पहले से ही बेसिक मैथ में पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, मान लीजिएगा कोई आवृत्ति I1 है, कोई तीव्रता I1 है, तो इसके लिए साउंड लेवल आ गया SL1। कितना आ गया, SL1। तो SL1 कितना है भाई, 10 log base 10 I1 अपॉन I0। दूसरा है SL2 जिसकी तीव्रता कितनी, I2। तो ये आ गया 10 log I2 बटे I0। अब हमें देखना कि दूसरा लेवल पहले से कितना ज्यादा है ना, तो उसको बोलते हैं सापेक्ष ध्वनि स्तर या साउंड लेवल। साउंड लेवल तो यानी कि SL2 माइनस 10 log base 10 I1 अपॉन I0 माइनस 10 log base 10 I2 अपॉन I0। ये आता है, उल्टा कर दिया, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I1 है ना, पहला I1 है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे समझे, इसमें से 10 कॉमन ले लूं। आपने ये पढ़ा होगा log m माइनस log n बराबर log m बटे n, ये पढ़ा होगा। log की प्रॉपर्टी है, नहीं पता तो याद रख ले। तो यार 10 कॉमन ले लिया, log दिस m दिस इज n, तो दिस अपॉन दिस बन जाएगा I2 बाई I0 अपॉन I1 अपॉन I0। तो ये कट जाएगा, I2 अपॉन I1 बच जाएगा। यूनिट अभी भी क्या रहेगी, dB रहेगी। तो जो I0 था उसकी जगह क्या आ गया, I2 बाई I1 आ गया, SL2 माइनस SL1 से। तो ये वैल्यू कितनी ज्यादा आई वो हमारी इससे निकल जाएगी, यानी कि SL2 माइनस SL1 आपका ये फॉर्मूला बन गया साउंड लेवल, रिलेटिव साउंड लेवल या सापेक्ष रिलेटिव साउंड लेवल या सापेक्ष। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है। तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। ऊर्जा स्तर, और ध्यान रखेंगे एक चीज का, ये जो log 2 की वैल्यू आप याद रखेंगे, log 2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.303 होती है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 0.3 ले सकते हैं। इसकी जरूरत पड़ती है लॉगरिथम में कई बार सवाल करते समय, तो log 2 की वैल्यू 0.3 आप यूज कर सकते हैं। कहीं पे जरूरत पड़ेगी बेस 10 पर, है ना, किस पर है ये, log का मतलब ही बेस 10 होता है, तो बेस 10 पर ये वैल्यू 0.3 होती है। अब सवालों को देखते हैं, इसके कुछ सवाल देखते हैं। चलिए, साउंड लेवल को डिस्टेंस से भी देख सकते हैं, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस दूर होगी साउंड लेवल उतना ही कम सुनाई देगा, उसके इस पर भी डिपेंड करता है साउंड। तो देखो ध्यान से, अगर हमने बात करते हैं इंटेंसिटी की, अगर हम बात करते हैं इंटेंसिटी की, तो साउंड लेवल इक्वल टू क्या है, 10 log I अपॉन I0। तो ध्यान दें, अगर मैं पॉइंट सोर्स की बात कर रहा हूं, पॉइंट सोर्स दैट इज बिंदु स्रोत, बिंदु स्रोत, अगर बिंदु स्रोत की बात करें तो बिंदु स्रोत के लिए कितना I समानुपाती होता था 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो I1 अपॉन I2 बराबर 1 R2 अपॉन R1 का स्क्वायर, यानी कि I अपॉन I1 अगर I0 है और I2 को मान लीजिएगा ये I0 है, तो क्या बना R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब यह है, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 1 R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं।
अगर दो इंटेंसिटी की बात कर रहे साउंड लेवल में, अभी हमने लिखा था SL2 माइनस SL1 10 log, ये आपका I1 अपॉन I2 है, तो R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर बना। तो यहाँ पर आपका I2 अपॉन I1 होता है कि नहीं? तो SL2 माइनस SL1 जो होता है, दिस इज साउंड लेवल, दैट इज R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। अच्छा 2 यहाँ आ सकता है, तो आप कह सकते हो 20 log R2 अपॉन R1। तो डिस्टेंस की फॉर्म में भी अगर आप साउंड लेवल को लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये किसके लिए है? केवल पॉइंट सोर्स के लिए। ये किसके लिए है? पॉइंट सोर्स के लिए। ओके, अगर हम बात करते हैं जिसके रेखीय स्रोत या फिर सिलिंड्रिकल, है ना, तो सिलिंड्रिकल स्रोत के लिए I क्या होती है? प्रोपोर्शनल टू 1/r होती है। तो यहां से क्या करेंगे? I1 अपॉन I2 बराबर R2 अपॉन R1 हो गया। तो साउंड लेवल, रिलेटिव साउंड लेवल क्या हो जाएगा? SL2 माइनस SL1 10 log I2 अपॉन I1, तो 10 log I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2, सॉरी I1 अपॉन I2 नहीं, R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2। तो ये साउंड लेवल डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेंगे वो भी निकल गया। इसीलिए मैंने आपको स्रोत के बारे में बताया था, है ना। रेखीय की बात करें अगर, तो रेखीय के केस में तो क्या होता था? कांस्टेंट होती थी, इंटेंसिटी बदलती ही नहीं थी। अनंत पर सोर्स है तो इंटेंसिटी नहीं बदलेगी तो साउंड लेवल क्या दिखाई देगा? जीरो दिखाई देगा, यानी कि इंटेंसिटी लगभग ना के बराबर सुनाई देगी, साउंड ना के बराबर, जीरो के बराबर रहेगी, है ना। रिलेटिव साउंड लेवल जीरो रहेगा। सिंपल सा एक क्वेश्चन देखते हैं साउंड लेवल पर। इसने बोला कि यदि ध्वनि की तीव्रता दुगनी की जाए तो ध्वनि स्तर कितना बढ़ जाता है। यानी कि अगर मान लीजिएगा I1 की वैल्यू I है तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2I। तो ये कह रहा है कि साउंड लेवल कितना बढ़ गया? तो SL2 माइनस SL1, पहला SL1 था, दूसरा SL2 होगा, तो कितना बढ़ गया उससे? तो कितना बढ़ गया उसके निकालने का फॉर्मूला क्या है? 10 log बेस 10 I2 अपॉन I1। तो 10 log बेस 10 I2 कितना लिखेंगे भाई? 2I, I1 कितना? I से I कट जाएगा, कितना बचा? 10 log बेस 10 इंटू 2, और ये क्या बनता है? 0.3 अप्रोक्सीमेटली। तो कितना आ गया? 3 dB। तो साउंड लेवल 3 dB तक बढ़ जाता है अगर तीव्रता को डबल कर दिया जाए। अगर तीव्रता को डबल कर दिया जाए तो साउंड लेवल 3 dB तक बढ़ जाता है। 3 dB बहुत होता है, 3 dB तक बढ़ जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड लेवल पर ही कि 60 dB की ध्वनि की तीव्रता 10 dB की ध्वनि की तीव्रता से कितने गुना है। ऐसा मत समझ लेना कि 60 है तो ये 10 है तो 6 गुना हो गई, नहीं, ऐसा नहीं, तीव्रता में पूछा है। यानी कि इसकी ध्वनि 60 dB की, इसकी ध्वनि 10 dB की, तो साउंड लेवल SL2 माइनस SL1 बराबर 10 log बेस 10 I2 अपॉन I1। इसमें थोड़ी सी लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज और लॉगरिथम का थोड़ा सा ज्ञान होना अनिवार्य है ना। तो ये कितना 60, ये कितना 10, ये कितना 10 log बेस 10 I2 अपॉन I1, बेटा ये आया 50 बराबर 10 log बेस 10 I2 अपॉन I1। अच्छा इससे कट गया तो क्या बच गया? ये बच गया बेटे log बेस 10 I2 अपॉन I1 बराबर 5। अब लॉगरिथम की परिभाषा क्या कहती है? लॉगरिथम की परिभाषा ये कहती है, मान लीजिएगा ये बेस 10 है और ये x है, ये y है, तो बेटे इसको लिख सकते हैं x बराबर 10 की पावर y। ये लॉगरिथम की परिभाषा है। मतलब इसको ये लिख लो या ये लिख लो, इसको सोल्व करना इतना मुश्किल है, इसलिए लॉगरिथम को लाया गया, है ना। लॉगरिथम की टेबल होती है जिसमें से हम आंसर देख सकते हैं कि कितने बेस 10 पर x का लॉगरिथम क्या होता है। वो मान लो x के लिए 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, टेबल है तो निकाले आ चुकी। अब इसमें क्या करते हैं, हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं I2 अपॉन I1 बराबर क्या 10 की पावर 5 हो जाएगा? यस। क्या I2 बराबर 10 की पावर 5 I1 हो जाएगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसको मैंने क्या माना? I2 के हिसाब से माना था, इसको मैंने क्या माना? I1 के हिसाब से माना था। यानी कि I2 जो है
जो है I1 की 10 की घात 5 गुनी, 10 की घात 5 गुनी 10 की पावर 5 टाइम्स या ज़्यादा इतने गुना है, 10 की घात 5 गुना ज़्यादा है, इसका आंसर ये हुआ। ओके, चलिए ध्वनि तरंगों के गुणों में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ कि एक हवाई जहाज है जिसकी ऊंचाई 500 मीटर है और वहां से जो उत्पन्न ध्वनि कर रहा है वो 120 डीबी की ध्वनि है जो हमें सुनाई देती है। तो अब ये कह रहा है कि 60 डीबी की ध्वनि के लिए कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए, क्योंकि 120 डीबी ध्वनि तो मैंने बताया तो वो तो कानों में दर्द कर देगी, बहुत खतरनाक होती है, तो एक तरह से बहुत हाई वॉल्यूम होती है। लेकिन हमें चाहिए नॉर्मल साउंड, नॉर्मल साउंड कितनी, 60 डीबी की। तो 60 डीबी के लिए कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए? तो हमारे पास साउंड लेवल का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, SL2 माइनस SL1 बराबर 10 log बेस 10 I2 अपॉन I1। लेकिन ये तीव्रताओं की फॉर्म में है। हमें पता है कि अगर कोई भी हवाई जहाज है, मान लीजिएगा यहाँ से ये हवाई जहाज जो कि 120 डीबी की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, मान लीजिएगा यहाँ पर ये 500 मीटर की दूरी पर है। कितनी ध्वनि है? 120 डीबी की। और आपको चाहिए कि कितनी ऊंचाई पर हो जिससे कि कितनी ध्वनि मिले, साउंड लेवल 60 डीबी का मिले, 60 डीबी का। मान लो साउंड लेवल SL1 है, ये R1 है, ये साउंड लेवल SL2 है, ये R2 है। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यूज रख सकते हैं, इस वैल्यू को उसमें रखेंगे तो इतनी ऊंचाई पर होने पर, जब ये इतनी ऊंचाई पर होगा तो हमें जो है 60 डीबी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 60 डीबी नॉर्मल साउंड है हमारे लिए, कानों के लिए भी। तो जी यहाँ पे 120 डीबी माइनस 60 डीबी बराबर 10 लोग। क्या हमें पता है कि I2 अपॉन I1 जो होता है, क्या वो R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर होता है? पता है इस चीज़ का हमें, दूरियों में हमने देख चुके थे। अच्छा, आप अपने ये वाला क्यों लगाए? तो बिंदु स्रोत वाला फॉर्मूला है। कोई भी स्पीकर होगा इसके अंदर, उससे आवाज़ आ रही है तो कोई भी बिंदु स्रोत, जो स्पीकर वाला स्रोत बिंदु स्रोत होता है। अगर नहीं दिया तो आप बिंदु स्रोत मान करके चलेंगे जब तक कि उस स्रोत का नाम नहीं दिया है ना। तो यहाँ पर R1 तो कितना हमने ले लिया, हमें R1 मान लीजिएगा 60 डीबी पर था, R1 निकालना। R2 कितने पर? 500 डीबी पर, 500 डीबी 500 मीटर पर, इसका स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया 60 डीबी 10। अच्छा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये तो प्रॉपर्टी है, गुण है लॉगरिथम का। R1 अपॉन 500, इस 2 से ये कट जाएगा 3 बार, तो यहाँ से हमारे पास आया 3 बराबर log बेस 10 R1 डिवाइड बाई 500। तो R1 डिवाइड बाई 500 के हिसाब से हमारे पास इसको लिखा जा सकता है R1 बाई 500 बराबर 10 की घात 3। तो R1 बराबर आ जाएगा 500 गुना 10 की घात 3, जिसको हम कह सकते हैं 500 किलोमीटर, यानी कि 500 किलोमीटर ऊंचाई पे होगा तब जाके 60 डीबी का साउंड सुनाई देगा, जो कि नॉर्मल साउंड होगा। इससे कान फटेंगे नहीं, दर्द नहीं होगा, तब भी 60 डीबी का साउंड भी कम नहीं होता। तो हमारा आंसर हो गया कि 500 किलोमीटर ऊंचाई पर होगा 60 डीबी आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये दिया हुआ है कि अध्यापक की अनुपस्थिति में किसी क्लास में विद्यार्थियों ने शोर मचाया हुआ है, उस शोर की जो वैल्यू है, उसका जो ध्वनि का ऊर्जा स्तर है, ध्वनि स्तर जो है वो 50 डीबी है। अब कह रहे ध्वनि स्तर कितना होगा अगर विद्यार्थियों की संख्या को दुगनी कर दिया जाए, अगर विद्यार्थी की संख्या को क्या कर दिया जाए, दुगनी कर दिया जाए। और ये बोलते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी समान ऊर्जा प्रति सेकंड उत्पन्न करता है, यानी कि ऐसा मान लो कि पूरे कमरे में जितने भी विद्यार्थी हैं उनसे एक पर्टिकुलर ऊर्जा या तीव्रता उत्पन्न हो रही है, समान तीव्रता उत्पन्न हो रही है सारी मिला के। अगर डबल कर देंगे विद्यार्थी तो ऊर्जा भी डबल हो जाएगी या तीव्रता भी डबल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ है ना। तो यानी कि आपसे सीधे सीधे पूछा कि अगर तीव्रता को डबल कर दिया जाए तो ध्वनि स्तर कितना हो जाएगा। हमने शुरू में एक सवाल किया था कि तीव्रता को डबल करने पर ध्वनि ऊर्जा में या ध्वनि स्तर में 3 डीबी की डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं कि भाई जब यहाँ पर हम तीव्रता डबल कर देंगे, विद्यार्थी डबल करने से मतलब टोटल तीव्रता डबल कर देंगे, तो तीव्रता डबल कर देने से हमारे पास कुल ध्वनि स्तर में 3 की वृद्धि हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 53 आ जाएगा। तो ये तो होगा लॉजिकली, अगर आपको याद रहता है, नहीं तो करके देख लो, करके देख लेते हैं भाई।
करके देखने से क्या मतलब है, SL2 माइनस SL1 बराबर tan log I2 अपॉन I1। मान लीजिएगा I1 कितनी है I, तो I2 कितनी होगी 2I, यही तो कह रहा है। अब SL2 निकालनी, SL1 50 dB है, पहली dB इतनी थी, I1 तो I है, I2 कितना हो गया 2I, ये लो इससे कट गया। मैंने बताया भी था tan log बेस 2 दैट इज होता है 3 dB। जब भी log के साथ निकालते हैं तो dB हो जाता है, आप इसे समझ लीजिएगा। तो 50 प्लस 3 और SL2 साउंड लेवल दैट इज 53 dB, यानी कि उसका नया ध्वनि स्तर जो हो जाएगा क्लासरूम का वो 53 dB होगा। भले ही चाहे तीव्रता डबल ही हुई हो, डबल होने के बाद भी 3 की वृद्धि होगी केवल। तो ये डीबी का खेल है कि केवल 3 की वृद्धि हो रही है, लेकिन 3 बहुत है, अगर तीव्रता के हिसाब से देखें तो बहुत है 3, है ना। ध्वनि तरंगों का गुण हम पढ़ रहे हैं। ध्वनि तरंगों के गुण में लास्ट गुण उसका क्या होता है, जैसे बोलते हैं क्वालिटी या फिर टिम्बर। ध्वनि तरंगों के गुणों में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में हमारे पास अगर बात करते हैं कि भाई ध्वनि में क्वालिटी का क्या मतलब है, ध्वनि में टिम्बर का क्या मतलब है, जैसे हम गुणवत्ता बोलते हैं, उसका गुण बोलते हैं, तो उसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिएगा आपके पास कोई स्रोत ऐसे हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ये सेम है, ठीक है, सेम है, दोनों समान है, लेकिन फिर भी आपको साउंड अलग अलग सुनाई दे रही, फिर भी आपको साउंड अलग अलग सुनाई दे रही है कि अच्छा यार ये अलग साउंड है, ये अलग साउंड है, फिर भी आपको लग रहा है कि यार ये सेम फ्रीक्वेंसी सेम आयाम की है। तो क्या अंतर होता है, तो अंतर होता है, ये तो समान होता है तब ध्वनि तरंगों आकार डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। जैसे मान लो मैं बोलूं कि मैंने ये साउंड जनरेट की, ये कर दी, किसी ने कहा कि भाई मैंने ये साउंड जनरेट की, ये कर दी, एम्पलीट्यूड सबका ए और फ्रीक्वेंसी भी सबकी एफ, है ना। मान लो कोई बोल रहा है कि भाई मैंने तो ये जनरेट कर दी, तो यहां पे भी एम्पलीट्यूड है ना, और फ्रीक्वेंसी इसकी भी मान लीजिएगा एफ ले ली, सबकी सेम है। चाहो तो ये भी दे सकते हो, ऐसे भी दे सकते हो, है ना, ये भी दे सकते हो, कुछ भी रैंडम, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड यहाँ पर मैक्सिमम जो आयाम है वो भी सेम है। कहने का मतलब यह है कि अगर एम्पलीट्यूड भी सबका समान, तो मतलब उसमें लाउडनेस तो, क्योंकि प्रबलता तो एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है, तो अब एम्पलीट्यूड समान कर दिया, तीव्रता फ्रीक्वेंसी भी समान कर दी, लेकिन फिर भी आपको अलग अलग सुनाई देती है। आप पहचान लेते हैं कि अच्छा ये बिल्ली की आवाज़ है, कुत्ते की आवाज़ है, या आदमी की आवाज़ है, और ये जो है औरत की आवाज़ है, या फिर ये जो है किसी और की अलग अलग आवाज़ है। लेकिन अगर उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो तब भी पहचान लेते हो, उनका आयाम भी सेम हो तब भी पहचान लेते हो। तो कारण क्या होता है कि उनकी वेव फॉर्म अलग अलग होती है, उनकी जो तरंगों की शेप होती है वो अलग अलग होती है, उसका कारण होता है, इसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। अलग अलग क्वालिटी ऑफ साउंड जो होती है वो इसकी वजह से पहचानी जाती है। अगर अच्छा इसकी जो साउंड है वो इस फलन के हिसाब से चल रही है, वो इस फलन के, वो इस फलन के, वो इस फलन के हिसाब से चल रही है, तो ये ध्यान रखेंगे। बस आपको थोड़ा सा इसको याद रखने वाली चीज़ है, थ्योरेटिकल है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर एफ ये भी सेम है तब ये अलग होता है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग ध्वनियाँ सुनाई दे सकती है। जैसे सितार है, गिटार है, वादन है, इनमें आपके जो है समान फ्रीक्वेंसी के आप नोट उत्पन्न करो, लेकिन साउंड अलग अलग सुनाई देती है। समान फ्रीक्वेंसी के हो सकते हैं, आयाम भी समान हो सकते हैं, लेकिन शेप उनकी जो वेव फॉर्म शेप है वो अलग अलग होती है। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ध्वनि तरंगों में अप्रगामी तरंगे बनना और स्टेशनरी वेव्स का बनना। ठीक है, स्टेशनरी वेव बोल सकते हैं या फिर जो है स्टैंडिंग वेव बोल सकते हैं या अप्रगामी तरंगे बोल सकते हैं। ठीक है, स्टेशनरी वेव या अप्रगामी तरंगों की परिभाषा वही है जो हमारी पहले थी। ठीक है, जब समान आयाम की और समान आवर्ती की दो तरंगे विपरीत दिशाओं में आकर के व्यतिकरण करती है तो कौन सी तरंगे बनती है, तो हमारे पास तरंगे बनती है उनके अध्यारोपण से अप्रगामी तरंगे। तो ये परिभाषा हम पहले ही रस्सी में तरंगों पर हम पहले से पढ़ चुके हैं इन परिभाषाओं को, इसलिए वो वही वाला चैप्टर फंडामेंटल है। वहां से हमने तो तरंगों का चैप्टर पढ़ा है, रस्सी पर तरंगों का, वो फंडामेंटल है, उससे सारी तरंगों पर कंसेप्ट वही लगते चले जाएंगे। तो यहाँ पर भी सेम कैलकुलेशन, सेम फॉर्मूले, सेम बिल्कुल सोचने का तरीका, निस्पंद, प्रस्पंद, नोड, एंटी नोड और वो सारी इक्वेशन, समीकरण सेम रहे, तो कोई चेंज नहीं है। थोड़ा सा प्रेशर वेव भी होती है यहाँ पर, दाब तरंगे भी होती है और विस्थापन तरंगे भी होती हैं। उसके नाम के हिसाब से आपको पता ही क्या अंतर, उनमें 90 डिग्री का अंतर होता है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज हम कर भी सकते हैं। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो बिल्कुल वही कैलकुलेशन करनी है, हमें दोबारा से वो रिपीट कर लेते हैं कि मान लो एक तरंग ये है, मान लो एक तरंग ये है हमारे पास, S1 बराबर S0 साइन kx माइनस ओमेगा टी एंड S2 बराबर S0 साइन kx प्लस ओमेगा टी। ये इधर चल रही है, इधर चल रही है, विपरीत दिशाओं में समान आवर्ती और समान आयाम की तरंगे आएंगी तो अध्यारोपण होगा, अध्यारोपण से व्यतिकरण होगा, व्यतिकरण में जो है हमारे पास नई तरंगे मिलेंगी जिन्हें हम अप्रगामी तरंगे बोलते थे, है ना। उसमें ऊर्जा एक ही जगह पर एक दो फिक्स पोजीशन के बीच में ही ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती, लेकिन वो दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं होती, है ना, तरंगे चलती नहीं, वहीं का वहीं रुक जाती है, स्टेशनरी रहती है। तो एस नेट क्या बन जाएगा, S1 प्लस S2, तो ये क्या बन जाएगा, S0 कॉमन साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी। तो एस नेट आ गया S0 साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी, तो 2 साइन ए कॉस बी, तो 2 साइन ए की वैल्यू क्या आ गई kx कॉस बी मतलब ओमेगा टी। ठीक है, तो ये S बराबर आ गया 2S0 साइन kx कोस ओमेगा टी। ये क्या है, आयाम है, x के साथ साथ बदल रहा है अलग अलग लोकेशन पर। ये क्या करा रहा है, SHM वाला फैक्टर है, यानी कि एक ही जगह पर बहुत सारे पार्टिकलों को वहीं का वहीं SHM करा रहा। मतलब ये हो रहा है कि ये तरंगों की जो शेप होगी ऐसे SHM कर रहे हैं और वहीं पर ही दो तरंगे आप ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये दिखाने का तरीका है कि हाँ भाई वहीं के वहीं, है ना। तो ऐसा नहीं दोनों एक साथ दिखेंगी, एक टाइम पे एक ही है, लेकिन उनको इतनी ऐसे दिखाने का तरीका हो कि अप्रगामी तरंगे हैं, तो ये आगे नहीं बढ़ रही, ये वहीं के वहीं है ना। तो इसको हम जो है, इसमें जो हवा में, यहाँ पे तो रस्सी पे दिख रहा था हमें कि रस्सी पे तरंगे दिखती थी, यहाँ पे है हवा में कण ऐसे ऐसे कर रहे, इधर से भी आ रही, उधर से भी आ रहे, तो उनका अध्यारोपण से जो है कण अब जो है जो ऊर्जा थी वो ऊर्जा आगे नहीं बढ़ पा रही, वो ऊर्जा उसी रीजन में वहीं के वहीं है। ठीक है, तो ये उसका आयाम है जो कि अलग अलग एक्स पर अलग अलग होगा और इसके बेसिस पर हम इसके निस्पंद और प्रस्पंद देखते हैं, जिसकी वजह से कुछ बिंदु हमेशा के लिए रेस्ट पर आते हैं, उन्हें निस्पंद बोलते हैं, उन्हें हम नोड बोलते हैं, और कुछ बिंदु अधिकतम आयाम तक पहुंचते हैं, वो जो बिंदु अधिकतम आयाम तक पहुंचते हैं वो अधिकतम आयाम वाले बिंदुओं को प्रस्पंद बोलते हैं, जिसे हमने एंटी नोड बोला था, है ना। तो ये सारी कहानी सेम वापस रिपीट हो रही है, ये लोकेशन के साथ डिपेंड कर रहा है एक्स के साथ, और ये SHM का फैक्टर है, वहीं के वहीं SHM कराता रहेगा, है ना। तो वो सारी चीज बिल्कुल रिपीट हो रही है। अच्छा, ये हमारी कहानी किसके साथ की हमने, ये हमने कहानी की है किसके साथ, विस्थापन तरंगे, विस्थापन तरंगे, ध्वनि तरंगे कह सकते हैं। क्या अगर मैं यही सारी कहानी उसके साथ भी कर सकता हूँ, दाब तरंगों के साथ, तो कितना का अंतर आता है, π/2 का अंतर आता है फेज में। तो खैर अभी तो हम इसमें देख लेते हैं कि भाई फॉर मैक्सिमम S0, ये क्या मान लूं मैं, इसको मान लेता हूं S मैक्सिमम, यस मैक्सिमम है ना,
तो ये कहाँ कहाँ पर मैक्सिमम होगा, मतलब ये एस मान लो, ये एस नोट था, ये एस, ये रिजल्ट आर मान लो इसको, ठीक। तो ये क्या बन गया, एस बराबर आर कोस ओमेगा टी, इसको मैंने आर लिख लिया फिलहाल, ठीक है। चलिए, आर मैक्सिमम का मतलब जहां पर इनके आयाम की वैल्यू अधिकतम होगी। अधिकतम आयाम जहां होता था वहां पर क्या बनते थे, प्रस्पंद। हम बात करते हैं प्रस्पंद की। प्रस्पंद का मतलब होता था वहां पर एंटी नोड। तो वो कहानी यहां पर भी सेम है, जिसे हम एंटी नोड को बोल देंगे ए एन, है ना। आर मैक्सिमम के लिए साइन के एक्स मस्ट बी प्लस माइनस 1, ठीक है। यहां से साइन की वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2। साइन से साइन कट जाएगा, जिसमें के एक्स और के की वैल्यू आपको पता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा होती है, और बेटे ये आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। यस, अब ये बिल्कुल ओके चल रहा है। अब हमारे पास ध्यान दें कि n की वैल्यू क्या है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो ऐसे अलग अलग लोकेशन होंगी जहां जहां पर आयाम अधिकतम होंगे। तो ये मैं कह सकता हूं कि भाई x बराबर कितना, 2 नीचे चला जाएगा। अब अगर मैं n की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 रखने पर लैम्बडा ऊपर चला जाएगा, तो लैम्बडा बाई 4, फिर लैम्बडा बाई 4 के बाद यहाँ पे 1 रखूंगा तो 3 लैम्बडा बाई 4, फिर 5 लैम्बडा बाई 4, फिर 7 लैम्बडा बाई 4। तो ये सब x की वो वैल्यूज हैं जहां जहां पर अधिकतम आयाम होंगे, है ना। तो ये वो पोजीशन है, यहां पर क्या होंगे, प्रस्पंद बने रहे होंगे। प्रस्पंद की स्थिति, उनकी स्थिति है एंटीनोड की, जिन्हें हम एंटीनोड्स बोलते हैं, ठीक है। और कोई भी दो लगातार एंटीनोड के बीच की दूरी कितनी होती थी, याद करो। कोई भी दो लगातार एंटीनोड के बीच की दूरी होती थी लैम्बडा बाई 2। तो यहां पे चेक कर लो, इन दोनों का अंतर देख लो, 3 लैम्बडा बाई 4 माइनस लैम्बडा बाई 4, दैट इज 2 लैम्बडा बाई 4, यानी कि लैम्बडा बाई 2। तो वही तो कहानी सेम है, वो यहां रिपीट हो रही। अच्छा, ये हमारे लिए क्या है, दो लगातार एंटीनोड के बीच की दूरी है, दो लगातार एंटीनोड के बीच की दूरी है, किसमें, विस्थापन तरंगों के हिसाब से। लेकिन अगर दाब तरंगों के हिसाब से देखेंगे ना, तो इतनी दूरी पर वही नोड की जगह क्या, एंटीनोड की जगह क्या दिखाएंगे, नोड। ये इसमें अंतर है। दाब तरंगों में थोड़ा सा अंतर भाषा, क्योंकि यहाँ दाब तरंगों में और विस्थापन तरंगों में हमने पढ़ा था बेटे कि 90 डिग्री का अंतर होता है। यस, 90 डिग्री का अंतर हमने पढ़ा था पहले। तो 90 डिग्री का अंतर के हिसाब से अगर मैं ये बोलूं कि भाई इसमें कहीं पर भी कितनी भी दूरी पर लैम्बडा बाई 2 पर बन रहा है, तो अगर मैं देखूं तो ये जो किसके लिए आया, ये जो आया किसके लिए आया, सारा का सारा विस्थापन तरंगों के लिए, विस्थापन ध्वनि तरंगों के लिए। अगर ये हमारे पास विस्थापन ध्वनि तरंगों में एंटीनोड प्रस्पंद की स्थिति आ गई है और उनके दो लगातार प्रस्पंदों के बीच की दूरी आ गई है। अब हम बात करें नोड की, तो नोड का मतलब क्या था, निस्पंद। निस्पंद था, नोड का मतलब निस्पंद था। तो निस्पंद था अगर, तो निस्पंद के लिए क्या आ जाएगा भाई, इसकी वैल्यू, वो निस्पंद कहां बनते थे, जहां पर अध्यारोपण से तरंगे विपरीत आती है और अध्यारोपण से कुछ बिंदु हमेशा के लिए रेस्ट पर आ जाते हैं। रेस्ट पर आने का मतलब उनका आयाम शून्य हो जाता है। शून्य हो जाने का मतलब जो साइन के एक्स है, यही तो था आयाम के अंदर, साइन के एक्स है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। 0 हो जाती है तो मतलब साइन कितनी, एन पाई, साइन एन पाई। देखो 0 रखेंगे साइन 0 0, 1 रखेंगे साइन पाई भी 0, 2 पाई भी 0, 3 पाई भी 0। इसका मतलब के एक्स बराबर एन पाई, पाई और एन की वैल्यू वही है 0 1 2। तो पाई से पाई कट गया बेटे, एक्स बराबर एन लैम्बडा बाई 2। अब यहाँ पर एक्स बराबर 0, एन की वैल्यू 0 रखेंगे, 1 रखेंगे लैम्बडा बाई 2, 2 रखेंगे तो 2 लैम्बडा बाई 2 यानी कि लैम्बडा, फिर 3 लैम्बडा बाई 2, 4 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2 एंड 6 लैम्बडा बाई 2।
आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 0 लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा बाई 2 2 लैम्बडा। तो ये है कोई भी दो के बीच का अंतर कितना है ना, नोड से नोड के बीच का अंतर वो कितना है, लैम्बडा बाई 2 माइनस 0 बराबर लैम्बडा बाई 2, या इन दोनों का देख लो लैम्बडा माइनस लैम्बडा बाई 2 बराबर लैम्बडा बाई 2, है ना। तो जैसे दो लगातार एंटी नोड के बीच में लैम्बडा बाई 2 था, वैसे ही दो लगातार नोड के बीच में क्या होगा, लैम्बडा बाई 2। वो तो सारी कहानी सेम है। तो फर्क इस बात का क्या याद रखना, डिफरेंस याद ये रखना है कि भाई हमने किसके हिसाब से करा, विस्थापन ध्वनि तरंगों की समीकरण के हिसाब से। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ध्वनि तरंगें किस रूप में चलती हैं, दाब तरंगों के रूप में चलती हैं। तो दाब तरंगों में विस्थापन ध्वनि तरंगों में क्या अंतर था, उसमें अंतर था पाई बाई 2 के कलांतर की। हाँ जी, तो विस्थापन ध्वनि तरंगों और दाब ध्वनि तरंगों में एक मेजर डिफरेंस क्या था, हमें पता है कि भाई हमने जो है विस्थापन ध्वनि तरंगे एंड दाब ध्वनि तरंगों के हिसाब से जो डेल्टा फाई होता था इनमें वो कितना होता था, पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब इनमें लैम्बडा बाई 4, पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, लैम्बडा बाई 4 पर इतने का अंतर रहता है हमेशा ही। यानी कि अगर मैं बोलूं कि भाई अब आप ये बताओ कि विस्थापन तरंगे बनाओ, विस्थापन ध्वनि अप्रगामी तरंगे, अगर ये बोले ध्वनि अप्रगामी तरंगे, अगर वो बनाए तो ऐसे बनाए नहीं, ये बन जाएंगी, ये अप्रगामी तरंगे हैं, ठीक, जिसमें हम क्या बोलेंगे, नोड 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 नोड। और ये क्या कहलाएंगे भाई, ये वाले पॉइंट क्या कहलाएंगे, एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई दाब तरंगे, दाब ध्वनि अप्रगामी तरंगे, अप्रगामी तरंगे, तो वो कैसी बनेगी, जहां पे नोड बन रहा होगा वहां पे क्या बनेगा, एंटी नोड। ध्यान रख लेंगे क्यों, क्योंकि पाई बाई 2 का अंतर है, तो ये वाला यहां पहुंच जाएगा, ये वाला यहां, बस इतना सा अंतर है भाई, ज्यादा अंतर आपको दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, बस हो गया अपना काम, ठीक। तो ये वाला तो आ गया यहां, तो ये अपनी कैसे बन गई, तो ये अपना क्या बना, एंटी नोड, ये क्या बना, नोड, ये एंटी नोड, ये बना नोड। तो जहां पे नोड है वहां पे एंटी नोड दिखा देंगे, जहां पे एंटी नोड है वहां पे नोड दिखा देंगे, बस सीधा सा फंडा है, याद रख लेना है, और वो हमारे इस लॉजिक से बैठता है, ठीक है। तो ये बात होगी भाई ध्वनि तरंगों में अप्रगामी तरंगों की समीकरण में सिर्फ ये अंतर है, बाकी सब कुछ वही है जो पहले था, ठीक। अब ये ध्वनि तरंगे अप्रगामी तरंगे हम उत्पन्न कहां कर सकते हैं, रस्सी में हमने कहा कि रस्सी में हमने तरंगे अप्रगामी तरंगे कहा की थी कि कोई दो रस्सी को दो सिरों के बीच में बांध दो, है ना, या किसी जो है बांध देंगे तो उसमें से एक तरंग जाएगी, वापस रिफ्लेक्ट होकर के आएगी, आपस में अध्यारोपण होगा, तो उनके बीच में कुछ जगहों पर नोड और एंटी नोड बनते थे, जिससे हम बोलते थे कि हाँ इसमें जो है हमारे पास अप्रगामी तरंगे बन गई है। तो यहां पर हमारे पास अप्रगामी तरंगे बनाने के लिए हमारे कोर्स में क्या है, दो चीज पढ़ेंगे जिन्हें हम बोलते हैं पाइप्स या फिर ऑर्गन पाइप्स बोलेंगे। ऑर्गन पाइप में खुला ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप मतलब बंद ऑर्गन पाइप, एक तो पाइप में पढ़ेंगे, दूसरा है रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस ट्यूब भी बिल्कुल उसी कंसेप्ट के हिसाब से चलेगी जैसे हम पाइप में पढ़ेंगे, यानी कि ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करना है हमें किसके अंदर, ऑर्गन पाइप के अंदर, ओके। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की जरूरत है, तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 180021217991 180021217991।